नमस्कार आप सभी को। उत्तर लेखन का कार्यक्रम कई सप्ताह से लगातार रुका पड़ा था, 20 तारीख से रुका पड़ा था और एक बार फिर से हमें प्रारंभ करना है क्योंकि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी। तो चीज़ों को साथ लेकर चलना है। बहुत सारे छात्र थे, कल मैंने प्रश्न भी एक दिया था और उसका जवाब जो दिया है 2 से 3 छात्रों का ही जवाब आया है जो उन्होंने आंसर लिखकर सबमिट किया है। बाकी अन्य जो रेगुलर हमारे छात्र थे उनमें से ज़्यादातर लोगों के उत्तर नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि या तो आप तक प्रश्न का नोटिफिकेशन जो है ऐप के माध्यम से नहीं पहुंचा है या आप जानबूझकर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से हटना चाहते हैं, इस लीक से हटना चाहते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो कल मैंने आपको प्रश्न दिया था वो विशेष रूप से आप कह सकते हो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संदर्भित था, इसरो और डीआरडीओ से संदर्भित प्रश्न था। ठीक है, और इस प्रश्न का यदि हम देखें अच्छे से, यदि आपने पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन यदि आपको मिला होगा और आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा प्रश्न कह रहा है अपने अपने क्षेत्र में आधारभूत उद्देश्य होने के बावजूद इसरो एक संगठन के रूप में डीआरडीओ की तुलना में अधिक सफल साबित हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों, चाहे इसरो की बात करें चाहे डीआरडीओ की बात करें, दोनों के पास अपने संगठन है, दोनों के पास अपने, आप कह सकते हैं अपनी अलग अलग कार्यशैली है, दोनों का अपना अलग उद्देश्य है। इन सब के बावजूद भी जो इसरो है वो डीआरडीओ से ज़्यादा सफल प्रतीत होता है। कैसे और क्यों, इन सब का जो है जिक्र आपको अपने उत्तर में करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है समालोचनात्मक इसका मूल्यांकन करें। मतलब जो प्रश्न जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, जो बोर्ड आपसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसरो जो है वो डीआरडीओ की तुलना में अधिक सफल साबित हुआ है, इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, सबसे पहली बात तो आपने देखा कि प्रश्न तो थोड़ा सा घुमावदार है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछा गया है कि इसरो डीआरडीओ की तुलना में क्यों सफल है, आप कारण बताइए। लेकिन प्रश्न जो है बहुत ही विधिवत तरीके से, भाषा यदि आप इसकी देखोगे बहुत ही अच्छी भाषा है कि अपने अपने क्षेत्र में आधारभूत उद्देश्य होने के बावजूद इसरो एक संगठन के रूप में डीआरडीओ की तुलना में अधिक सफल साबित हुआ। आप जानते हैं इसरो का अपना अलग उद्देश्य है, डीआरडीओ की स्थापना अलग उद्देश्य के साथ की गई थी और यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं डीआरडीओ की स्थापना पहले हुई थी। तो सबसे पहली बात आती है कि इसरो इतना सफल कैसे हो गया और डीआरडीओ इसरो की तुलना में अभी भी यदि हम देखें तो पिछड़ा हुआ क्यों है। हालांकि डीआरडीओ भी लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन इसरो से जब हम उसकी तुलना करते हैं, इसरो से जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे आपको अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। अब इसरो और डीआरडीओ के बारे में ये प्रश्न है तो सबसे पहला आपको क्या बोला जाता है, आप सब जानते होंगे। स्टेप आपको बताए गए हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्योंकि अभी आप किस में हैं, प्रारंभिक चरण में हैं। ठीक है, अभी आप प्राइमरी लेवल पर हैं और प्राइमरी लेवल पे क्या आपको बताया था, सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, कोई भी जब प्रश्न हमें मिलता है तो कम से कम उसको 2 बार पढ़ना होता है। पहला स्टेप होता है 2 बार पढ़ना होता है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में जब हम जाते हैं तो हमें प्रश्न पढ़कर, जब हम 2 बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो उसके कीवर्ड हमें समझ में आ जाते हैं कि प्रश्न का जो आप कह सकते हो हार्ट क्या है, किस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपने देखा इस प्रश्न के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड हैं इसरो और डीआरडीओ। मतलब जो कीवर्ड हैं उनको क्या करना होता है, स्टेप 2 में अंडरलाइन करना होता है। ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है, सबको करना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स रीड जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, फिर स्टेप 2 में इसरो और डीआरडीओ कीवर्ड इसके हो गए, मतलब कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। अब आपने प्रश्न पढ़ लिया, कीवर्ड आपने अंडरलाइन कर लिया, अब आपको क्या करना होता है स्टेप 3 में, और ये किसके लिए है, जो लोग प्राइमरी लेवल पे हैं। स्टेप 3 में होता है कि अब जो आपके कीवर्ड हैं उनके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करिए कि प्रश्न की भूमिका क्या होगी, किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ, जैसे इसरो और डीआरडीओ के बारे में ये प्रश्न है और आपको इसरो और डीआरडीओ के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानकारी है तो आपको क्या करना है, जिस भी पाठ्य पुस्तक में, बुक्स में आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाए,
गूगल सर्च के माध्यम से आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाए, या किसी अन्य माध्यम से आपको जहां से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है वो आपको एकत्र करना होता है। मतलब प्रश्न जिस दिशा में पूछा गया है उस दिशा में जो कंटेंट आपको लिखना है, सबसे पहली बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको सर्च करना होता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, स्टेप 4, अब आपने कंटेंट क्या है यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो स्टेप 4 क्या होता है कि जब आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो गए, सारी चीज़ें आपके पास एकत्र हो गई हैं, तो आपको करना होता है कि प्रश्न को पढ़िए, फिर से एक बार पढ़ना है, अगेन फिर से एक बार पढ़ना है। और प्रश्न पढ़ने के बाद क्या देखना होता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम कितने भागों में डिवाइड करके लिख सकते हैं। इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रश्न सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, अभी हम उसको बात करते हैं। तो ठीक है, तो डिवाइड हमने कितने भागों में कर लिया, 2 भागों में कर लिया। तो कोई भी जब प्रश्न होता है तो यही हमें देखना होता है कि उस प्रश्न को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट आपके पास आ गए स्टेप 3 में। स्टेप 4 में आपने देख लिया कि कैसे लिखना है, कितने भागों में डिवाइड करना है, और यहीं पर ही सोचना होता है कि क्या इस प्रश्न में ग्राफ को दिखाया जा सकता है, इस प्रश्न में कुछ पिक्चर बनाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें सोचनी होती हैं। यहीं पर हमें सोचना होता है अपना जो उत्तर है वो पैराग्राफ वाइज लिखना है, या जो आप कह सकते हो बिंदुवत लिखना है, क्रमवार। तो किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है वो सारा का सारा जो डिजाइन है वो आपको स्टेप 4 में सोचना होता है। अब सब कुछ आपने कर लिया, क्रमबद्ध कर लिया, अब स्टेप 5 में आ जाइए। ठीक है, और अब क्या होता है कि एक इसका रफली जो है वो ग्राफ बनाइए, एक रफली चित्र बनाइए मस्तिष्क में कि किस तरह से आपको लिखना है, पहले क्या लिखना है, मतलब जो कंटेंट आपके पास है उसका क्रम क्या होगा, किस क्रम पर आप लिखोगे वो डिसाइड करना होता है। और इन सब के बाद जो है आपको अपना उत्तर लिखना होता है। और जब आप कोई उत्तर लिखते हो तो मैं बार बार कहता हूं कि उसका मूल्यांकन आपको अवश्य करना है। ठीक है, जब आप एक बार उत्तर लिखोगे और उसका मूल्यांकन करोगे तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी, और उन कमियों को दूर करते हुए एक दूसरा उत्तर आपको लिखना चाहिए। और जब आप दूसरा उत्तर लिखते हो उस उत्तर को आप ऐप के माध्यम से यदि शेयर करते हैं तो आपका उत्तर बेहतर होगा, उसमें कमियां त्रुटियां कम होंगी। ठीक है, इतनी जो है बेसिक जो है आप कह सकते हो ये सबको सीखना चाहिए, सबको यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात आप सभी जानते होंगे कि इस प्रश्न की जब हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम प्रश्न पर और अपने इस प्रश्न से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब इस प्रश्न में हमें देखना है कि क्या क्या चीजें लिखनी है। सबसे पहले ये प्रश्न कह रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में आधारभूत उद्देश्य, क्योंकि डीआरडीओ का अपना अलग उद्देश्य है, इसरो का अपना अलग उद्देश्य है। डीआरडीओ का जो उद्देश्य है वो भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने का है। इसरो का जो उद्देश्य है वो भारत को अंतरिक्ष तकनीकी के संदर्भ में या अंतरिक्ष शक्ति के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का है। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। तो इस उत्तर की जब आप शुरुआत करते हो, सबसे पहली बात आप जानते हो जब आप उत्तर की शुरुआत करते हो तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या है कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका, तो आप सबसे पहले कम से कम 5 से 6 लाइन, क्योंकि आप बीपीएससी का उत्तर लेखन कर रहे हो, अधिकतम आप 1 पेज तक इसको लिख सकते हो। ठीक है, बीपीएससी का कर रहे हो इसलिए बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात हो रही है तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात कि जो उत्तर लिखोगे 1 पेज तक आप इसरो और डीआरडीओ के बारे में जो जानकारी आपको है वो चीज़ें आप लिखोगे। ठीक है, इसरो और डीआरडीओ के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, उनका जो विजन है उसका परिचय दे सकते हो, उनका जो लक्ष्य है उनका परिचय दे सकते हो, साथ ही साथ इसरो और इसरो और डीआरडीओ के जो कुछ लेटेस्ट आप कह सकते हो कि जो आविष्कार उन्होंने किए हैं, जो कुछ उनके उपकरण हैं उनके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसरो और डीआरडीओ का यहाँ पे आप परिचय दोगे, इनके लक्ष्यों के बारे में बताओगे, इनके विजन के बारे में बताओगे, अभी तक का इनका क्या डेवलपमेंट है वह भी आप लिख सकते हो। तो 1 पेज इतने में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा एक बात का
कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसरो या डीआरडीओ, आप क्योंकि हिंदी माध्यम के हैं तो आप इसरो ऐसे नहीं लिखोगे, आप अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में हमेशा इसरो इस तरह से लिखोगे, और जब डीआरडीओ की बात करोगे तो डीआरडीओ को आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसरो और डीआरडीओ, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आधी चीज़ें अंग्रेजी में, आधी चीज़ें हिंदी में, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर हिंदी माध्यम के हैं तो प्रॉपर हिंदी में आपको लिखना होता है, सबसे पहली बात, सबसे बेसिक। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसरो के बारे में बता दिया कि इसरो जो है लगातार, यदि हम बात करें तो इसरो और डीआरडीओ जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से सबसे पहले डीआरडीओ फिर इसरो की स्थापना की गई, और लगातार भारत की आज़ादी के बाद से लगातार इन दोनों संस्थाओं ने, जहां डीआरडीओ ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य किया, वहीं इसरो ने भारत को एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप बताओगे कि अपनी स्थापना के समय यदि हम बात करें, दोनों संस्थाओं के उद्देश्य अलग थे, दोनों संस्थाओं की उतनी स्वायत्तता थी, दोनों संस्थाओं का यदि आज हम मूल्यांकन करते हैं, इसरो और डीआरडीओ का यदि हम आज मूल्यांकन करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि इसरो कहीं ना कहीं डीआरडीओ से अपने उद्देश्यों की दृष्टि से, अपने कार्यों की दृष्टि से आगे निकल चुका है। तो इसरो कब स्थापित हुआ, किसके द्वारा स्थापित किया गया, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बीपीएससी का उत्तर लेखन कर रहे हो, वर्ष बता सकते हो कि कब स्थापना हुई है, और इस तरह से एक बेहतर उत्तर आपका कहा जाएगा। एक पेज आपका हो गया इंट्रोडक्शन का। अब क्योंकि आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट है, जो की पॉइंट है वो है कि इसरो एक संगठन के रूप में डीआरडीओ की तुलना में अधिक साबित हुआ है। अब आप अपने उत्तर के मुख्य भाग पर आते हैं, और उत्तर के जब मुख्य भाग पर आते हैं तो ये जो मुख्य भाग है इसको आप जैसे कि मैंने बताया कि 2 पेज तक आप इसको लिख सकते हो, अच्छे से इसकी तुलना करना है, अच्छे से लिखना है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट मैं बता दूं, कुछ पॉइंट आपको अच्छे से आ जाए, तो जितने पॉइंट इसमें हो सकते हैं, आपकी परीक्षा में जो मांग है उसके आधार पर जितने पॉइंट इसमें हो सकते हैं वो चीज़ें आप लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात आपको, अब जब आगे आप बढ़ते हो तो आप बताओगे कि डीआरडीओ की तुलना में इसरो के अधिक सफल होने के क्या कारण हैं। तो आप बताओगे कि डीआरडीओ की तुलना में इसरो के सफल होने के जो है निम्नलिखित कारण है या निम्न कारण बताए जाते हैं। अब उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि सबसे पहले 1969 में जब इसरो की स्थापना की गई थी तो आपने देखा संविधान निर्माण के बाद से इसरो को जो है 1969 से वर्ष 1972 तक जो है वो रखा गया था अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। और उसके बाद से क्या रखा गया कि क्योंकि इसरो जो है इसका लक्ष्य थोड़ा सा अलग था, भारत को अंतरिक्ष निर्माण के क्षेत्र में या अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करना था, तो आपको यहाँ पे बताना था कि इसके क्रियान्वयन के लिए एक अलग से अंतरिक्ष आयोग जो है बनाया गया। बाद के समय में क्या हुआ कि इसरो जो है वो सीधा कहीं अलग एक इसका विभाग ही बना दिया गया और इसको प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में रखा गया। और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में रखे जाने के कारण क्या हुआ, प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं उनकी प्राथमिकता में रहने के कारण क्या हुआ कि इसमें जो है कि लाल फीताशाही या इस तरह की जो अफसरशाही जो होती है उस पर थोड़ा सा लगाम लगा और ये निर्बाध रूप से कार्य करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब डीआरडीओ की बात करते हैं तो आप जानते हैं डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है और रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था होने के कारण आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर अफसरशाही बहुत है, यहाँ पर नौकरशाही का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और नौकरशाही के हस्तक्षेप के कारण जो है डीआरडीओ उस तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है या उस तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाया जैसा आज इसरो देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट जब आप देखोगे तो इसरो का जो संरचनात्मक संगठन है, इसरो का जो संरचनात्मक संगठन है उसमें आप देखोगे कि जो नीति निर्माता रहे हैं उनके बीच यदि हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर एकीकरण
को बढ़ावा देता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, जो इसका संगठन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊर्ध्वाधर एकीकरण को बढ़ावा देने वाला संगठन है। लेकिन जब वहीं पर आप बात करते हो डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो संरचना है, डीआरडीओ का जो संगठन है वो अत्यंत जटिल है, और इस जटिलता के कारण भी डीआरडीओ की जो आप कह सकते हो क्रियात्मक शाखा है वो उस अनुपात में उतना अच्छा उतना बेहतर तरीके से आउटपुट नहीं दे पाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक तीसरा कारण देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो इसरो की स्थापना जो है वो विक्रम अम्बला साराभाई ने की थी। ठीक है, साराभाई स्पेस सेंटर भी आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पर है। तो क्योंकि इसकी स्थापना विक्रम अम्बला साराभाई ने की थी, और विक्रम अम्बला साराभाई उस समय काल के, अपने समय काल के आप कह सकते हो बहुत बड़े टेक्नोक्रेट और विशेषज्ञ थे। तो इसरो का जो साथ है वो शुरुआत से ही विशेषज्ञों का रहा है, उस क्षेत्र में महारत रखने वालों का रहा है, जिसके कारण इसरो लगातार नई नई बुलंदियां, नई नई ऊंचाइयां छूता गया। डीआरडीओ के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो डीआरडीओ की जब स्थापना हुई तो उस समय काल में किसी भी इस प्रकार के विशेषज्ञ का उसका साथ नहीं मिला, और इस प्रकार के विशेषज्ञ का स्टार्टिंग में उनको नेतृत्व नहीं मिल पाया, और एक कुशल नेतृत्व के अभाव में जो फंक्शन होने चाहिए थे, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली, जिसके कारण ये कमी ये आपकी दिखती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इसरो जो हमारा है, क्योंकि इसरो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 1969 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना के बाद से ही आप कह सकते हो शुरुआती 15 से 20 वर्षों के बाद ही जो इसरो हमारा था, इसको जो वैश्विक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष कंपनियां है, जैसे यूरोपीय यूनियन हो गया, जैसे नासा हो गया, जैसे रोसकॉस्मोस हो गया, तो इस प्रकार की जो प्रतिष्ठित अंतरिक्ष कंपनियां थी, जैसे रूस की रोसकॉस्मोस, ठीक है, नासा अमेरिका की नासा के साथ साथ यदि हम बात करें यूरोपीय यूनियन की जो है ESA उसको बोलते हैं, तो इस प्रकार से जो यूरोपीय यूनियन की कंपनियां अंतरिक्ष कंपनी है, जो रूस की अंतरिक्ष कंपनी है, जो अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, जिनका उस समय भी बोलबाला था और आज भी बोलबाला है, ऐसी कंपनियों के साथ काम करने का, ज्वाइंट वेंचर में काम करने का अवसर मिला, ऐसी कंपनियों के साथ सहयोग का अवसर मिला, और इससे क्या हुआ कि इसरो की जो कार्य प्रणाली थी वो और बेहतर हुई। इसरो के जो लोग थे उनको बाहरी प्रशिक्षण मिला, अन्य एजेंसियों के साथ जब ये मिलकर काम किए तो इनको अनुभव बेहतर हुआ, और इनका क्योंकि एम ही था कि भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाना, तो इस दिशा में ये बेहतर कर पाए। वहीं डीआरडीओ के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो डीआरडीओ को किसी भी इस तरह की संस्था का साथ नहीं मिल पाया, कोई भी इस तरह का ज्वाइंट वेंचर नहीं स्टार्टिंग में स्थापित हो पाया, जिसके कारण एक यह भी कारण माना जा सकता है कि डीआरडीओ जो है वो पिछड़ा रह गया। दूसरी बात कि डीआरडीओ क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी से संदर्भित है, भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन कर रहा है? ये हमारी सेनाएं कर रही हैं, इन्हीं के लिए हम करते हैं। तो सेनाओं में स्टार्टिंग में समन्वय नहीं था, डीआरडीओ से उतना बेहतर समन्वय नहीं था, जिसके कारण जो डीआरडीओ की आप कह सकते हो जो सेनाओं की मांग होती थी कि संदर्भ में कार्य करना है, समन्वय ना होने के कारण वो चीज़ें बेहतर अवस्था में नहीं हो पाई। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि यद्यपि इसरो की जब हम बात करते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसरो में कभी भी जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा, राजनीति का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के नीचे काम करता है, एक अलग स्वायत्त विभाग है। वहीं डीआरडीओ के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकियों से था, और स्टार्टिंग में शुरुआत में हम क्या थे, आयात पर, रक्षा प्रौद्योगिकियों के आयात पर हम ज़्यादा निर्भर थे, और रक्षा प्रौद्योगिकियों के जो आयात पर हम ज़्यादा निर्भर थे उसमें यह देखने को मिलता था, क्योंकि जब हम विदेशों से आयात करते थे तो जो उस समय काल के राजनेता होते थे, जिनके पास ये विभाग होता था, रक्षा मंत्रालय होता था, वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए
जो रक्षा समझौते होते थे उनमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था जिसके चलते वो कभी भी डीआरडीओ को बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। वो कभी भी डीआरडीओ को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो आप कह सकते हो कि जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था उस पर प्रभाव पड़ता, तो वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ना देना चाहते थे। और इसी के कारण क्या था कि कभी भी जो है डीआरडीओ को उस समय काल में यदि हम देखें 19 के दशक में देखें सन 2000 तक देखें तो उस तरह से डीआरडीओ को पनपने का मौका नहीं मिला, उस तरह से डीआरडीओ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। ठीक है, लेकिन इसरो के संदर्भ में जब बात करें कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए इसरो लगातार हमारा कार्य करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट 7 से 8 पॉइंट अपने उत्तर में आप बता सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में जब बात आती है, जब सारी तुलना आप कर लेते हो तो इसी में आपको बताना होता है कि जैसे कि इसरो ठीक है बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, हमें वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डीआरडीओ की आज के समय में यदि हम बात करें, पिछले 15-20 वर्षों से यदि हम बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ भी इसरो से कम नहीं है। लगातार डीआरडीओ भी नई नई मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। लगातार जो डीआरडीओ है वो सैनिकों के लिए जो आप कह सकते हैं बूट होते हैं, सैनिकों के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनका लगातार निर्माण कर रहा है। डीआरडीओ लगातार नए नए तरीके के ड्रोन बना रहा है। तो डीआरडीओ भी आज के पिछले 20 वर्षों से डीआरडीओ भी बेहतर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि पहले इसको उस तरीके से कार्य नहीं करने दिया, प्रारंभ के समय में जब इसको पनपने का पूरा अवसर था तब हम आयात पर निर्भर थे, जिसके कारण आज उतनी अच्छी स्थिति नहीं है इसरो के तुलना में। लेकिन हाँ, आज डीआरडीओ का भी रक्षा क्षेत्र में एक अपना अहम योगदान है और आज डीआरडीओ की बदौलत है कि भारत का जो रक्षा आयात है वो कम हो रहा है, क्योंकि डीआरडीओ लगातार मिसाइलों में हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। डीआरडीओ लगातार सैनिकों के लिए जो अन्य साजो सामान होते हैं उसमें आत्मनिर्भर बना रहा है। तो डीआरडीओ भी आज के समय में इसरो से कहीं पीछे नजर नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से एक आप बेहतर उत्तर लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप बताओगे कि लगातार क्योंकि अब कंक्लूजन करना है, तो आप बताओगे कि लगातार डीआरडीओ की जो विनिर्माण क्षमताएं हैं उनका विकास किया जा रहा है। लगातार डीआरडीओ को फंड मुहैया कराए जा रहे हैं। लगातार अब क्योंकि मेक इन इंडिया जब से चलाया गया तब से डीआरडीओ को और बल मिला, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही थी डिफेंस के सेक्टर में, रक्षा के क्षेत्र में। तो लगातार अब डीआरडीओ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहा है काम। और आज के समय में यदि हम बात करें तो नौकरशाही भी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक बेहतर विकल्प आप लिख सकते हो और आप बता सकते हो कि आने वाले समय में यदि इसी तरह से सब कुछ चलता रहा, इसी तरह से डीआरडीओ कार्य करता रहा बिना किसी हस्तक्षेप के, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में डीआरडीओ भी इसरो के समकक्ष खड़ा हो सकेगा, इसरो के समकक्ष अपना स्थान बना सकेगा। इस तरह से एक बैलेंस अप्रोच यदि आप रखोगे तो एक बेहतर उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। उत्तर शेयर कैसे करना है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको पता होगा, आजाद बीपीएससी मोबाइल ऐप है। आजाद बीपीएससी मोबाइल ऐप है और आजाद बीपीएससी मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद बैचेज के ऑप्शन पे जाइएगा, वहां पर जब क्लिक करोगे तो मांगेगा बैच कोड। बैच कोड में डालना है बीपीएससी एग्जाम। क्या डालना है? बीपीएससी एग्जाम, बिना किसी स्पेस के। और जैसे ही बीपीएससी एग्जाम आप डालते हो आप बैच से जुड़ जाओगे। यदि आप नहीं जुड़ पाते हो, ठीक है, और आज आप वीडियो देख रहे हो, पब्लिक होने के 2 से 3 दिन के अंदर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, निश्चित रूप से जो हमारी टीम है वो आपको जोड़ देगी। यदि तब भी नहीं जुड़ पाते हो, कोई समस्या आती है या टीम आपसे संपर्क नहीं करती, आप स्वयं टीम से संपर्क कर सकते हो और उनसे मेंस आंसर राइटिंग के बैच से जुड़ने के लिए निवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो बेहतर उत्तर कैसे लिखना है बता दिया गया। सभी अपना उत्तर शेयर करेंगे। आपको पता होगा प्रत्येक छात्र की कॉपियाँ चेक की जाती हैं और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो बेहतर तरीके से उत्तर लिखना है। याद रखिएगा, ये समय दोबारा नहीं आएगा और समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समय पर किसी का भी जोर नहीं चलता है। स्वयं यदि ईश्वर भी चाहें तो भी समय को बदल नहीं सकते हैं, समय को रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो समय जा रहा है बहुत ही कीमती है।
सभी को यदि सफल होना है निश्चित रूप से, तो समय व्यर्थ नहीं करना है, हमें पूरा फोकस अपनी तैयारी पर करना है, अपनी ऊर्जा पर केंद्रित रहना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो निराश हो जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स बहुत सारे लोगों का अच्छा नहीं हुआ था, हालांकि पेपर कैंसिल हो गया, तो निराश हो जाते हैं। तो निराश हमें नहीं होना है, ठीक है, हमें कभी भी हताश नहीं होना। हम जब तक हमारे जीवन में स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है तब तक, और उसके बाद भी लाइफ में यदि कभी भी हमें असफलता मिलती है तो उसको हमें असफलता के रूप में नहीं लेना है, उसको हमें ये समझना है कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक के लिए इन असफलताओं से आपको सीख लेना है। आपको ये समझना है कि इससे आपको कुछ सीख मिली है और उसको सकारात्मक दृष्टि से लेना है कि असफलता क्यों हुई, उन कारणों पे जाइए और फिर से मेहनत करिए, निश्चित रूप से सफल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बार बार गिरने के बाद भी उठने का प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। बहुत सारी कहानियाँ आपने इस तरह से मोटिवेशनल सुनी होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सभी को उत्तर लेखन लिखना है, उत्तर लेखन करना है, मेरा तो यही प्रयास है। आप जितना जुड़ोगे, और एक चीज़ और याद रखिएगा, देखो जब आप उत्तर लेखन करते हो, आप बिहार राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो, तो हमेशा जो आपका उत्तर है उसका फोकस क्या होना चाहिए, बिहार राज्य विशेष में जिस तरह से जितने पैरा में पूछा जाता है, जितने अंक के प्रश्न होते हैं, जितने शब्द के लिखने होते हैं, हमेशा जो अपना उत्तर लिखना है उसी फॉर्मेट पे लिखना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर लेखन बहुत अनिवार्य है, कहीं से भी, जरूरी नहीं आप मेरे साथ से करो, लेकिन कहीं भी जहां पर आपको बीपीएससी के लिए सेपरेट अलग से उत्तर लेखन कराया जाता है, आप कहीं से जुड़ सकते हो। जरूरी नहीं आप हमारी भाषा को समझ सकते हो, हमारी भाषा को पसंद करते हो, यदि इसमें समस्या है आप कहीं से भी जुड़ जाओ, लेकिन उत्तर लेखन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रही बात हमारे अपने आज़ाद बीपीएससी चैनल के, यदि कार्यक्रम पसंद आता है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप लाइक, शेयर और एक कमेंट अवश्य करें, जो चीज़ आप करते नहीं हो लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब ये मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्यक्रम निरंतर चलेगा अब, क्योंकि कहीं भी कोई अवकाश नहीं लेने वाला हूँ, तो चीज़ें अब आपकी रेगुलर रहेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।